हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी टाइप्स की जुरिस्डिक्शंस होती हैं? मुख्तलिफ जजेस की एलोकेशन की जाती है कि वो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर अमाउंट के केसेस को डील करेंगे. दैट इज फॉर कीपिंग थिंग्स इन सिंक्रोनाइज. जो कोर्ट्स प्रेडिकेट ऑफेंस से डील करती हैं वही जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी डील करते हैं. प्रेडिकेट ऑफेंसेस जो हैं बेसिकली इन शेड्यूल जो है उसमें प्रोवाइडेड है. जुरिस्डिक्शन इज नॉट क्लियर, या एक प्रॉपर्टी ऐसी है, कोई बड़ी ज़मीन है जो कि या तो दो डिस्ट्रिक्ट्स के, दो थानों के हुदूद के दरमियान जूझ रही है, या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस सूरत में हम कैसे और कहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं? आर्टिकल 184(3) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, दैट एंटाइटल सुप्रीम कोर्ट टू डील विद द केसेस एट द वेरी मोस्ट बिगिनिंग. जो कि लाजमी नहीं कि आप कभी किसी कोर्ट में गए और फिर अपील्स की सूरत में वहाँ आ रहे हो. When I came back from London in 2016, there was this TV channel, Dunya News. There I saw one of my neighbor where I used to live. He was celebrating 50 years of dependency of his case that was pending before the High Court. वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट. किसी भी केस को फाइल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना होती है कि क्या वो केस राइट जुरिस्डिक्शन में राइट फोरम के आगे फाइल किया जा रहा है या नहीं. क्योंकि अगर फोरम या कोर्ट अहल ही नहीं होगी उस केस को सुनने के लिए तो शायद आप बजा कह रहे हों, आप हक पे हों, लेकिन वो फोरम चूँकि अहल नहीं है तो आपको वो रिलीफ नहीं दे सकेगा. सो जुरिस्डिक्शन क्या होता है, इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, मज़ीद कौन सी टाइप्स हैं, इसी सारे डिस्कशन के लिए आज हमारे पास इस पॉडकास्ट पे एज गेस्ट जुड़े थे जनाब गुलाम अस्कर पठान साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं. एंड जुरिस्डिक्शन के हवाले से हमने आज यंग लॉयर्स के लिए उनसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की. इट्स काइंड ऑफ अ गाइड जो कि यंग लॉयर्स के बड़े काम आ सकती है. गुलाम अस्कर पठान साहब का एक अहम रोल पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का जो एक इशू था कराची में, उसमें भी रहा है. उन्होंने एक पिटिशन भी फाइल की जो कि हमने पॉडकास्ट में डिस्कस भी की है कि किस तरह से सिंध हाई कोर्ट की जो कराची प्रिंसिपल सीट है वो पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती थी, बट गुलाम अस्कर पठान साहब जो कि पहले लोगों में थे जिन्होंने इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया, एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि आज वो भी लोअर जुडिशरी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन चली गई है. सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय. सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, कैसे मजाज है आपके? थैंक यू वेरी मच अहमद. थैंक यू फॉर वेलकमिंग ऑन योर शो. सर, जैसे कि आज हमारा टॉपिक जुरिस्डिक्शन को लेके है, सो रिसेंट एक डेवलपमेंट है कराची की जो प्रिंसिपल सीट है सिंध हाई कोर्ट की, इसकी जुरिस्डिक्शन को लेके कि पहले पिक्यूनरी ओरिजिनल साइड की जुरिस्डिक्शन आफ्टर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी वैल्यू सिंध हाई कोर्ट के पास थी, बट अब वो डिवॉल्व होके वापस जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में है वैसे जा चुकी है. तो इसमें एक चीज़ कही जाती है कि शायद वकला जो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके पास कुछ काम बढ़ेगा. सो इस चीज़ पे आपका क्या ओपिनियन है? सर, ये कहना कि किसी का काम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सो दैट इज समथिंग नीदर आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बिगिनिंग, ना ही मैं अब इस पे अभी भी फोकस रखता हूँ. द मेन थिंग वाज द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट. जैसे आपको पता है कि केसेस की जो इंस्टीट्यूशन होती है वो टेरिटोरियल बुनियाद पे होती है. उसमें पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इज आल्सो वन ऑफ इट, कि दे यूज्ड टू बी अ डिवीजन इन कराची, नॉट ओनली इन कराची बट इवन अदर कराची से बाहर भी जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है दैट इज आल्सो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एज वेल. और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जो मैजिस्ट्रेट थे उनके पास भी सर्टन अमाउंट के सिविल सूट्स जाते थे और सीनियर सिविल जजेस के पास भी एक सेट वैल्यू के हिसाब से जो है सिविल सूट्स इंस्टीट्यूट होते थे. तो कराची में एक स्टेप एडेड ऑन था कि यहाँ पे तीसरा जो स्टेप था वो हाई कोर्ट जो प्रिंसिपल सीट है आपकी कराची की, वहाँ पे पेक्यूनरी जो अमाउंट की वैल्यूएशन के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन होता था कि 1.5 करोड़ से अगर 1 रुपया ऊपर हो जाएगा तो आपका केस सिंध हाई कोर्ट कराची में फाइल हो जाता था. तो ये जो चीज़ें हैं, इट वाज मोर ऑफ ए कंसर्न विद के हाउ द कोर्ट्स वर परफॉर्मिंग. ये सिंध सिविल एक्ट 1920 से चला आ रहा है ये निज़ाम कि पहले जो है हाई कोर्ट चीफ कमिश्नर कोर्ट्स हुआ करती थी, फिर प्रेसिडेंट अयूब खान के टाइम में जो है इनको स्टेटस मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग बनी, फिर यहाँ पे डिफरेंसेस आए,
फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मुख्तलिफ़ किस्म की और मुख्तलिफ़ नौइयत की चेंजेस आती रहीं। तो जब 2018 में मैंने और मेरे दोस्तों ने हमने जब ये केस फाइल किया था, तो हमारा उस वक्त मौक़िफ़ यही था कि चूँकि हाई कोर्ट की जो जजेस की तादाद है वो इतनी खातिर ख्वाह नहीं है कि वो इस वक्त की मौजूदा लिटिगेशन को डील कर सकें। एज़ कम्पेयर टू दैट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखें तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जजेस हु आर डीलिंग विद द सिविल साइड एंड दे आर डीलिंग विद फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। तो 2018 से लेके जब 2023 तक इसमें ऑर्डर आया, ये नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता गया लिटिगेशन का। जी सर, मैंने आपका वो जो केस है जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, रिपोर्टेड केस है, साइटेशन भी हम स्क्रीन पे दे देंगे, उस पर भी देखा था। तो इट वाज अ ह्यूज नंबर, ईयर वाइज उसमें एक टेबल बना के दिया गया था। बट आई थिंक कि वो उस केस को क्रिटिकली एनालाइज करने से पहले हम थोड़ा सा फाउंडेशन में बनाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि क्या होती है जुरिस्डिक्शन, थोड़ा सा उनको समझ, उस चीज़ को समझ तो लेते हैं। कहा ये जाता है सर कि जब भी कोई केस फाइल होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो राइट जुरिस्डिक्शन में फ़ाइल किया जाए। व्हाई इज़ दैट? एंड अगर वो राइट जुरिस्डिक्शन में फ़ाइल नहीं होता तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, राइट जुरिस्डिक्शन का जो आपका सवाल है, ये बेसिकली जुडिशल सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है कि जिसमें मुख्तलिफ जजेस की एलोकेशन की जाती है कि वो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर अमाउंट के केसेस को डील करेंगे। दैट इज़ फॉर कीपिंग थिंग्स इन सिंक्रोनाइज्ड। कि अगर मिसाल के तौर पे आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का केस है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में फ़ाइल करेंगे, तो उसमें नुकसान आपको ये होगा कि दैट जज इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू डील विद द केस बिकॉज फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी दैट जज इज़ नॉट बीन ग्रांटेड द जुरिस्डिक्शन टू डील विद दोज मैटर्स। तो जब आप गलत जगह पे अपना अगर केस फाइल करेंगे तो 710 में आपको प्लेंट रिटर्न भी की जा सकती है, रिजेक्ट हो सकता है आपका सूट इंस्टीट्यूशन। तो वो इस वजह से इंतज़ामी बुनियादों पे जो डिवीज़न किया गया है वो इसीलिए किया जाता है कि चीज़ें अपने एक डोमेन में काम करती रहें। ये हो नहीं सकता कि अगर कोई जुरिस्डिक्शंस ना हो और आपका जहाँ दिल करे आप केस फाइल कर दें, तो इसमें ये चीज़ मैनेज नहीं हो सकती। इवन एडमिनिस्ट्रेटिवली फॉर द कोर्ट्स इट्स इम्पॉसिबल टू डील विद द मैटर। लेकिन जब हम देखते थे कि सिंध हाई कोर्ट में जहाँ पे ये चीज़ आती थी, तो देयर वाज नो डिफरेंशिएशन लाइक दैट कि वहाँ पे सिर्फ आप केस फाइल करते थे। पूरे सिंध की जुरिस्डिक्शन नहीं, मैं सिंध हाई कोर्ट कराची की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे आप जो कराची की जो जितने भी डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, उनकी वो भी वहाँ तक की जुरिस्डिक्शन थी, और जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली ठट्ठा के भी केसेस यहाँ पे फाइल होते थे। तो उसमें ये होता था कि बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड होती थी कि कौन से जज साहिबान हैं जो सिविल के केसेस को डील करेंगे। तो वो उसमें से कोई से भी जज के पास आपका केस लग जाता था, तो उस तरह से वहाँ पे इतना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का इशू नहीं होता था। लेकिन पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का इशू तब भी होता था कि आया कि आपका केस 1.5 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है। तो दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ सूट एज वेल एट दैट टाइम। सर, हम ये भी देखते हैं कि सम टाइम जुरिस्डिक्शन की बिना पर सुप्रीम कोर्ट से केसेस रिमांड होके वापस आ रहे होते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ सेटल्ड लॉ कि जब तक के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगी तो वो ट्राई नहीं कर सकते सूट को। बट क्या ही इसमें गलत है कि अगर एक केस जो कि मेरिट पे उसका फैसला हुआ है, ठीक है, एक टेक्निकल चीज़ है कि जुरिस्डिक्शन, पहली बात तो कोर्ट्स क्यों मिस कर जाती हैं सम टाइम के वो जुरिस्डिक्शन देखे बगैर केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे होते हैं डिसाइड किए बगैर, और सुप्रीम कोर्ट से रिमांड बैक हो रहे होते हैं। और अगर इन केस हो भी जाता है अबव या बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, उस केस को मेरिट्स पे डिसाइड भी कर देते हैं, सो व्हाट्स रॉन्ग? क्यों मसला है इसमें? क्यों नहीं हम उसके मेरिट्स को एक्सेप्ट कर सकते? बिकॉज जज ने ही एक्सेप्ट किया है, दोनों पार्टीज़ को मेरिट पे सुना गया है। तो सिर्फ एक जुरिस्डिक्शन की बिना पे सुप्रीम कोर्ट से वापस ट्रायल कोर्ट पे केस आ रहा है एंड ऑल दैट, वो शायद 15 साल ऑलरेडी काट के आ चुका है एंड 15 साल मजीद अब उसको लगने हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट एकेडमिकली, एंड आई वांट एनालिसिस ऑन दैट। देखें, ये दिस एग्जाम्पल कुड बी वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट केसेस, क्योंकि आम तौर पे जहाँ जुरिस्डिक्शन का पॉइंट अगर बड़ा ऑब्वियस हो तो वो डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर जुरिस्डिक्शन का पॉइंट अपैलेट फोरम में सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है,
अब उसमें आपने ये नहीं बताया कि वो केस पूरा, अगर आप जैसे कह रहे हैं मेरिट पे डिसाइड हुआ, इसका मतलब है कि जजमेंट भी आ गई। तो अगर जजमेंट भी आ गई और उसके बाद भी जो पार्टी इसको ऑब्जेक्ट करती है कि ये जुरिस्डिक्शन सही नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ जजेस देखिए हो सकती है मुख्तलिफ। और मैं ये नहीं समझता कि इतने कोई बहुत सारे केसेस होंगे जो सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे जाते हों। ये चंद केसेस ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी जजेस की अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है कि दे वुड बी थिंकिंग कि नहीं, फॉर दिस रीज़न दिस जुरिस्डिक्शन लाई विद दिस। बाज़ औक़ात ये होता है कि ठीक है, जजेस खुद भी ये डिसाइड कर देते हैं कि भाई वी डोंट हैव द जुरिस्डिक्शन टू डील विद द मैटर। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि ये बड़े ही नादिर और शादिर इतने कोई केस होंगे जो डिसाइड हो रहे हों और पार्टीज़ जो हैं वो पूरा डिसीजन लेके इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। वैसे उमूमन होता ही है कि अगर जुरिस्डिक्शन का पॉइंट है, सो दैट वुड बी रेज्ड ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग, ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। फिर वो चलता जा सकता है सुप्रीम कोर्ट तक अपेलेट फोरम में, कि अगर जो ट्रायल कोर्ट है उसने अफर्मेटिव में जवाब दिया है कॉन्ट्ररी के, आपका व्यू ये था कि दे डोंट हैव द जुरिस्डिक्शन, तो वो फिर हाई कोर्ट में आ गए, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन एंड दी मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ। क्योंकि आम तौर पे इतना होता नहीं है कि अगर जुरिस्डिक्शन का इशू हो तो जो भी पार्टी उसको एजिटेट कर रही है वो जजमेंट का वेट करेगी, फिर उसके बाद उसको हाई कोर्ट लेके आएगी, जजमेंट के साथ डिग्री के साथ चैलेंज करेगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो इट्स अ वेरी रेयर काइंड ऑफ अ थिंग। बट एनी हाउ कि अगर इस तरह के पॉइंट हो भी हों, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लॉ इज समथिंग वन जज वुड बी थिंकिंग इन अ वे कि भाई नहीं, दिस इज राइट। तो ये प्रोसीजर आ सकते हैं। हाँ, बाकी जहाँ तक आपने बात की 15 साल की, तो ये हाई कोर्ट के केसेस में तो ये होता था कि 15-15, 20-20 साल तक केसेस डिसाइड नहीं होते थे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस तरह का कोई ऐसा मामला पेश नहीं आएगा कि 15 साल तक केसेस बड़े आराम से पड़े रहें, वहाँ डिसीजन जल्दी होंगे। फर्दर इसमें यही है ग्राउंड के जो सेक्शन 21 है CPC का, दैट ऑल्सो क्रिएट अ बार कि if on the first instant if you are not raising it, then at the later stage you cannot raise it at any other forum. So point of law generally तो किया जा सकता है but not this specific thing. अच्छा सर, हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सी टाइप्स की जुरिस्डिक्शंस होती हैं जो आप कोई भी सूट फाइल करने से पहले देखते हैं, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन? इसमें मैंने आपसे अर्ज किया ना, यही जुरिस्डिक्शन हैं कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है आपकी, वेदर दैट लाई विद द कोर्ट दैट यू आर गोइंग टू। फिर आपका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आती है कि वैल्यूएशन के हिसाब से कि द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू हेयर दैट केस और नॉट। जैसे रिसेंटली अभी सिंस सिविल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बाद जो डेवोल्यूशन हुई है केसेस की, उसमें आई बिलीव के 1.5 करोड़ के सूट जो हैं वो आपके मैजिस्ट्रेट्स के पास चल रहे हैं, और उससे ऊपर सीनियर सिविल जजेस जो हैं दे आर डीलिंग विद दोज केसेस। अब जो फिर दूसरे लॉज आ जाते हैं उसमें फिर जुरिस्डिक्शंस फिर वेरीड करना शुरू करती है। जैसे मिसाल के तौर पे फैमिली कोर्ट्स के जो केसेस हैं या गार्डियन एंड वार्ड के जो केसेस हैं, इन दोज एक्ट्स, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 आई बिलीव, उसमें स्पेसिफाइड है कि विच कोर्ट वुड बी डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ फैमिली कोर्ट। That is with the district and session judge, they would assign courts के the civil judge or the magistrate would have the jurisdiction to deal with the case, with the family court cases, तो they assign for those purposes। तो और इसी तरह अभी मौजूदा आपकी अरेंजमेंट्स में अभी बैंकिंग की जो है जुरिस्डिक्शन, दैट इज़ स्टिल डिवाइडेड कि 1.5 करोड़ से ऊपर के आपके ओरिजिनल साइट के जो सूट्स हैं वो अभी भी हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट एट कराची की जो प्रिंसिपल सीट है वहीं पे इंस्टीट्यूट होते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस। तो इस तरह की ये डिविजन्स हैं। मुख्तलिफ लॉज में फिर अपनी उनकी डिसाइडेड होती हैं कि किस तरह कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है हेयर करने के लिए। फिर उसी तरह क्रिमिनल साइड पे जो जुरिस्डिक्शंस हैं कोर्ट की, उनमें जैसे स्पेशल लॉज हैं आपके FIA की हैं, उनमें कोर्ट्स डेजिग्नेटेड हैं कि फेडरल कैबिनेट इज़ एंटाइटल्ड टू असाइन विच कोर्ट इज़ गोइंग टू हेयर योर केसेस। और जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं आपके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो उसका एक्ट के अंदर जो है गिवन है
आई थिंक सेक्शन 21 ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कस्टम कोर्ट्स जो हैं आपकी, या नहीं, वो इस तरह मेंशन है एक्ट में कि आइदर द कोर्ट ऑफ सेशंस वुड हेयर द केसेस नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या जो कोर्ट्स प्रेडिकेट ऑफेंस से डील करती हैं वही जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी डील करते हैं। अब प्रेडिकेट ऑफेंसेस जो हैं बेसिकली इन शेड्यूल जो हैं उसमें प्रोवाइडेड है मुख्तलिफ सेक्शंस और मुख्तलिफ एक्ट्स के कौन कौन से ऑफेंसेस कि जो उस थ्रेशोल्ड से अगर क्रॉस कर जाएंगे तो दैट वुड बी कंसिडर्ड इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जिस तरह सेक्शन 12A है दैट डील्स विद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि उसमें सेक्शन 192, 192A और 194 दीज काइंड ऑफ सेक्शंस, 4-5 सेक्शंस हैं कि जिसमें अगर आपकी टैक्स इवेजन 1 मिलियन और उससे अबव है, 10 मिलियन आई बिलीव, 10 मिलियन और अबव हो जाएगा, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए प्रेडिकेट ऑफेंस, और फिर वो फॉल करेगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और उसके तहत फिर जो भी कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट असाइन करेगी जिसको, वहाँ पे केसेस जो हैं वो आपके सुने जाएंगे। तो अभी कराची में जैसे कस्टम्स कोर्ट जो हैं, कस्टम्स कोर्ट 1 and 2 दे आर एंटाइटल्ड टू डील विद दीज केसेस, तो अभी वहाँ केसेस इस तरह से जुरिसडिक्शन डिसाइड। क्या हम इन सारी जो आप कोर्ट्स बता रहे हैं, स्पेशल लॉज, क्या हम इन्हें टर्म कर सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन? डेफिनेटली दे आर बाय स्टैट्यूटरी, स्टैच्यू के अंदर प्रोवाइडेड हैं कि कौन सी कोर्ट्स कौन से केसेस को सुनने की मजाज हैं, डीलिंग विद द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, व्हाटएवर सब्जेक्ट इट वुड बी। सो एक और हम टर्म सुनते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। आप भी काफ़ी देर से ओरिजिनल जुरिसडिक्शन काफ़ी सारी कोर्ट्स की आपने बताई हैं, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? और क्या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन से ट्रायल कोर्ट्स के पास हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तो ट्रायल कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट्स के भी पास है और सुप्रीम कोर्ट के भी पास है। व्हाट इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बेसिकली? देखिए, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट्स के दीज आर द कोर्ट्स हु कुड डील एट द फर्स्ट इंस्टेंस विद द ट्रायल इन वेरी स्पेसिफिक टर्म्स। उनके अपने फिर जो हैं टर्म्स होते हैं कि किस तरह से वो इन केसेस को डील करेंगे और किस तरह से उन केसेस को प्रोसीड किया जाएगा। अब उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि जिस तरह अगर आप CRPC देखेंगे तो उसमें केसेस की जो है मैजिस्ट्रियल ट्रायल्स भी गिवन है, फिर सेशंस ट्रायल गिवन है, और इसी तरह CPC में आपके अपने जो हैं एक गवर्न करता है लॉ कि किस तरह सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, उसकी अपील कहाँ जाएगी। अब जैसे हम इसको देखते हैं सिंध हाई कोर्ट में, जब सिंध हाई कोर्ट में जो है ओरिजिनल साइड आपकी थी टू स्पेसिफिक विद दी सिविल सूट्स, क्योंकि ओरिजिनल साइड अबॉलिश नहीं हुई, अभी भी है, जैसे मैंने आपसे बताया बैंकिंग एंड कंपनी मैटर्स के लिए, एडमिरल्टी एंड बैंकिंग मैटर्स के लिए स्पेसिफिकली अभी भी है। तो इनके अपनी जो हैं लॉज होते हैं, जैसे सिंध चीफ कोर्ट रूल्स हैं आपके, दे आर फॉर गवर्निंग विद द केसेस दैट आर बीइंग प्रोसीडिंग इन द सिंध हाई कोर्ट। फिर इस तरह आर्टिकल 184(3) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, दैट एंटाइटल सुप्रीम कोर्ट टू डील विद द केसेस एट द वेरी मोस्ट बिगिनिंग, जो कि लाजमी नहीं कि आप कभी किसी कोर्ट में गए और फिर अपील्स की सूरत में वहाँ आ रहे हो, बट दे आर प्रोवाइडेड विद दिस एक्सेप्शन कि एनीवन कुड अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली विदाउट गोइंग एनीवेयर एल्स। लेकिन रीसेंट अमेंडमेंट्स के बाद अब उसमें ये इंट्रोडक्शन किया गया है कि 184(3) में 3 जजेस की जो है कमेटी, दे विल फर्स्ट कंसिडर कि वेदर इट इज़ ऑफ अप्रोप्रिएट नेचर के कोर्ट जो है इसको इनिशिएट किया जाए किसी प्रोसीडिंग्स में या नहीं। तो ये इसमें जो एक ग्राउंड है सबसे इम्पोर्टेंट कि वेदर द इशू इज़ ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और नॉट। तो ये इस तरह से तीनों कोर्ट्स जो हैं मुख्तलिफ नौइयत में अपने ओरिजिनल साइड से मैटर्स को डील कर रही हैं अभी। इसमें एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन और प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस भी तो आते हैं। That is different. That could not be called as an original jurisdiction. When we talk about original jurisdiction, it's for the litigants to approach to the court. क्योंकि जब आप एडवाइजरी या रेफरेंसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि it somehow is traveling from somewhere and coming to the court with a very narrow scope. It's not कि इसमें court will entertain it in a very exhaustive manner.
या उसको जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि नए सिरे से इसको वो डील करेंगे या प्रॉपरली उसको करेंगे. अभी रिसेंटली जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस था, दैट वाज बीइंग डिसाइडेड बाय जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब. He was the then Chief Justice of Pakistan at that time. So that was a reference sent to rehear the issue that was pending for them very long. तो इसका स्कोप बड़ा नैरो होता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दैट रिफर्स टू द इंडिविजुअल और हूएवर अप्रोचेस द कोर्ट. इंडिविजुअल से मुराद ये कि एक शख्स भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन कुड बी पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल बोथ. सो इट हैज़ अ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन, और उसको जो कोर्ट्स जिस तरीके से देखती हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू रेफरेंस और द एडवाइजरी व्हाटएवर दे आस्क फॉर. अच्छा सर, जुरिस्डिक्शंस को हमने समझ लिया, ओरिजिनल भी एपेलेट भी सारी चीज़ें, थियोरेटिकल हम एक फाउंडेशन बना चुके हैं. लाइक एक मेरे पास केस आता है, एक मे बी जायदाद का या व्हाटएवर, कोई भी सिविल सूट मेरे पास आता है, तो मुझे पता कैसे लगेगा एज अ न्यू बी कि कहाँ पे वो जुरिस्डिक्शन लिखी हुई है, मैं उस सूट को कहाँ पे फाइल करूँ और कहाँ पे ना करूँ? कौन सा ऐसा लॉ है कि हमारे पास कोई सीपीसी में हमारे पास कोई प्रोविजंस हैं या कोई और एक्ट है जो हमें ये चीज़ बताता है कि कौन सा सूट कहाँ पे ट्राई होगा या किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी? कोई ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशंस कहीं पे हैं हमारे पास? देखें, पहली बात तो ये कि अगर न्यूबी के पास इतना बड़ा केस आता है, छोटा भी आता है, सिविल सूट है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो. I was just taking on a lighter note. But I mean, to be other than on the lighter note, कि अब जब आपने बात की है तो मैं समझता हूँ कि ये मौका भी है और मैं ये बात कर भी दूँ कि whatever the situation should be, कि न्यूबीज़ को भी एटलीस्ट जो है ना 1 से 2 साल किसी न किसी सीनियर के साथ काम करना ज़रूर चाहिए. एंड सीनियर्स शुड बी ऑल्सो वेलकमिंग देम. इट शुडंट बी कि वो उनको भगा दें और जो जूनियर्स हैं वो ना आए. दे वेलकम बट पे नहीं करते, वेलकम तो कर लेते हैं. Well, that is a big dilemma as well, unfortunately, which is going on, definitely. But still, to have any mentor for this kind of situation. But other than that, the laws are available. उसमें जो जैसे मैंने एक पहले भी आपसे बात की थी कि there are administrative side of courts. तो जो jurisdictions की मामलात हैं, अगर आप सिविल की बात करेंगे तो सिंध सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1960 समथिंग, इस तरह क्रिमिनल के भी आपके जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के लॉज अलग हैं कि जो आपको डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी नौयत का केस किस जगह पे फाइल होगा और कौन सा जज जो है उनको सुनने का मजाज होगा. सो नाउ कमिंग टू अ सिचुएशन लाइक मेरे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक घर है, उस पे अगर कोई केस आ जाता है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे इलाके में जो कोर्ट्स हैं, बिकॉज अगर हम जैसे सिटी कोर्ट की बात करें कराची की, तो बहुत सारी कोर्ट्स हैं, तो किस स्पेसिफिक कोर्ट के पास जाएगा, मैं इसको डिटर्मिन कैसे करूँगा? इसको आप इसी तरह डिटर्मिन करेंगे. फर्स्ट यू विल सी वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज़ अरोजन, कि आप पूछेंगे अपने क्लाइंट से कि भाई इन विच एरिया दिस प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. ही विल टेल यू दैट. He will give you a general, he may give you a general perspective, then you will ask him to specify any specific area. So secondly, he will tell you that. Third, you will ask him which police station is for this locality or where the subject matter is. Then he or she will tell you that this is, for example, Taimuria police station or whatever. From there, you will narrow down the jurisdiction as per area, that whether this is a matter for district east, west, south or central. And with the help of this information regarding police station, you would be able to even more specify that which judge has got the jurisdiction for this police station. There you will go and file your suit. And what is the lowest forum to file a suit? तब यहाँ पे आप करेंगे, like there are civil judges, there are senior civil judges. Indeed, that will depend on the nature of the issue and then the valuation of it. From there you will be able to determine whether it should be filed before the magistrate or before the senior civil judge.
I mean, civil judge, because magistrate and civil judge, they're same, they have but got they have synonyms of different each other. jurisdictions. Yes, Magistrate for criminal जी, and civil judge for this civil is how it is. jurisdiction. अच्छा सर, what if the jurisdiction is not clear? या एक प्रॉपर्टी ऐसी है, कोई बड़ी ज़मीन है जो कि या तो दो डिस्ट्रिक्ट्स के, दो थानों के हदूद के दरमियान जूझ रही है, या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस सूरत में हम कैसे और कहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं? Well, I think if you're talking about multiple properties, if in a situation they lie in such a manner where you have मल्टीपल areas covering it, so you can file in one of the district you want, and then from then onwards, if the court is of the view that it should not be filed before me or before someone else, then the court would simply refer your case to that court of the same district. And if you are of the view that since the owner or the defendant is residing or having the property in this district, and as per your own agreement it states that this property is situated in this address and at this district, that would also become one of the cause for filing before that particular judge. So now again coming towards the controversy of jurisdiction of सिंध हाई कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, हमने काफ़ी सारी इस पे बात कर ली है, बट ये सारा मामला इनिशिएट क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, और सिंध हाई कोर्ट के पास स्पेसिफिकली जो पूरे पाकिस्तान में जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी भी हाई कोर्ट के पास, कराची में ही क्यों, कि एक सर्टन पिक्यूनरी वैल्यू है, उसके बाद के सूट्स सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट सुनेगी, वाई नॉट सीनियर सिविल जज जो कि पूरे पाकिस्तान में सुन रहा है, इवन सिंध में भी? See, it's not a controversy, it has a huge history behind it. जब ये चीज़ यहाँ लागू की गई थी, that was a colonial times. जो colonial mentality थी, that was also in place, and the differentiation that was caused कि भाई this is the Chief Commissioner Court, because at that time this was not Sindh High Court, it was the Chief Commissioner Court. And then the Sindh High Court was brought into the form when Bombay Act 1935 was passed. At that time, Sindh High Court was constituted, and it was renamed this place. And it was not only Sindh High Court; it was Sindh Balochistan High Court at that time. So the history traveled from that part. They used to be, their thinking was that we are of the elite nature, we are the rulers, so why should our people or the ships that are coming in to this part of the world should be heard by the specialist or our own very people, because they used to be these British people who used to be appointed as a person deciding these matters. It was very rare for any non-Britisher to become a judge or commissioner to hear those kind of matters. So that is one colonial history that was involved. Once the Pakistan came into being, that was continued the way it was. But I hope it was not with this kind of elite mentality at that time, but with the conception that since it is a new country and we need judges of that kind of that legal capability who can deal with these kind of matters, so that it would be very much beneficial for the economy or for the purposes. Because, for example, mostly the argument was that ships are coming in, they are being arrested as well. So for that reason, international ships need to be released forthwith, and they should be going back to their journey, whatever that they had, but it should be done quickly. So for that reason, this mentality was carried. They are very much or even more higher in terms of their intelligence as compared to other people. But with the passage of time, things started to become, burdened up and started to get messed up as well. For the internal migration within Pakistan, and especially in this city, rose to a very huge number. People from different part of the country started to come here, to work here, to live here. And slowly and gradually,
this system started to, Collapsing. no, it wasn't collapsing, but it was slowly going into the, a kind of a burner site where no one was more of interested to review it. But surprisingly, when I was drafting this petition for this against this jurisdiction thing, I came across quite a lot law commission reports where they made their argument that this is not, there is no need for it to, to continue anymore, because the population was increasing day by day and the capacity to deal with the matters was shrinking, and it was shrinking very, very expeditiously. I mean, I'll tell you this joke, that when I came back from London in 2016, there was this TV channel, Dunya News. There I saw one of my neighbor where I used to live. He was celebrating 50 years of dependency of his case that was pending before the High Court. At that time, I came to know that, and I met him. I said, "You have a case pending in High Court for the last 50 years." He said, "Yes." And Silver Jubilee. yes, No, Golden Jubilee. Jubilee, and I have cut the cake of the same as well. I mean, people out here, unfortunately, they don't look things from the litigant perspective. The biggest issue was, you used to file the case, but there was no ending to it. Majority of the cases, those were disposed of. Either the suit was infructuous because one of the party has expired or no one is following it, Pursuing. or the circumstances came up in such a way that a party was compelled to come into a kind of a like agreement unwillingly with the other party. So that was a kind Just of a to get fate. out of the Just mess. get out from this legal thing. That was the main thing, to get away with the situation Because and there was no resolve hope. the problem. There was no hope that It would be decided in any time soon in their life. So that was the main thing. So that was the thing we came with this argument, that it is fundamentally against the right to fair trial and of the constitution of this country as well, that people are not being able to get a proper trial in this situation. So for that reason, it should be abolished. So that was the main theme against filing this thing. And Alhamdulillah, the court itself recognizes this thing. I think you might have not come across any kind of a decision where courts would very warmly accept that, yes, there are things that need to be changed. And this is one of the kind of a judgment after many years, I believe, the Honorable Court has passed. And I would say thank you from your forum to those judges who were of the view that it should be done in a way, the way it has been set in order, to our retired Chief Justice Ahmed Ali Sheikh Saab and our serving Justice Yusuf Ali Saeed Saab. Because not only they have passed this order, but it was widely celebrated across the legal fraternity. There was a conference in Karachi regarding the use of alternate dispute resolutions and all this thing. And there were numerous international scholars was there as well. The judge from the High Court of Lahore, he literally, congratulated welcomed this decision by saying that this case would radically change the landscape of commercial activities in this city, and various other things would improve as well. So it's not a very small thing that what we have achieved. And at the end of the day, the government itself also recognized that once the court has itself stated that it should be done in a different way rather than the way it is going on. Sir, but don't you think that there are some people, some firms, law firms, big names, they're beneficiaries of this system, and they benefit out of these kind of delays, and sometime or even oftentimes it is deliberate. Sometimes the files are not in the office, they are missing. Papers from the files are missing, and many top law firms, they are involved in such kind of activities, just they get the stays. So aren't few people, they're getting benefit out of these delays? Because there are two sides of coins, one is getting benefit and other is being harmed. So what's the role of delays, of such tactics which are being used to delay or prolong the matters?
Well, I would not accuse anyone. It's very quite. It's No, very it's not accusation towards anyone, No, but I know no, this is a practice. no. It I'm is coming happening. to it. I'm coming to it. It's not about a firm. Let me make it very clear. It's not about firm. It's about what any person would do. Do you think we don't have lawyers? Individual on the individual level, they would not be doing any kind of a thing. They try. You see, wherever you will get an opportunity, you would go for it. So you can't just simply say that this person has done this or done that. Even there were people from our fraternity, those who were opposing it, and I always welcomed them, because it's not that we are, I mean, I would never call myself as someone as a left out person. No, I would not accept that. I have played my part. See, it's difference. It's a different way of thinking for the things. You may be against my view. For example, if I was of the view that it should be abolished and there were people who were against that view, that does not make them, accused of having any kind of specific benefit. They used to have a different view for their own reasons. And as a lawyer, what do we think that in a case when we have some version to produce before the court and there is another person producing his version before the court, do we say that this person is having benefit by saying these kind of a thing? Definitely they would be trying to work out things for their own clients. So for that reason, you can't just accuse lawyers for doing wrong things. What do you think the judges would be doing there? आपको क्या लगता है कि अगर आप जजेस का काम है ना ये फैसले करना कि अगर मैं कोई बात करता हूँ तो या मेरे मुखालिफ कोई वकील हैं, उस वक्त उस केस में अगर कोई बात कर रहे थे, उन्होंने दोनों को सुना, लेकिन आखिर में फैसला उन्होंने दिया कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या इन बुनियादों पे कि जहाँ पे आपका ये कहना है कि कुछ फर्म्स को इसमें से मुनाफा आप हासिल कर रहे थे या उसमें से वो बेनिफिट ड्रॉ कर रहे थे, तो क्या वो इलीगल था? Yes, definitely. If someone like just tears a paper from the file और फाइल दबा देते हैं, वो फाइल जज के टेबल तक पहुंचती नहीं है, it is illegal. It is illegal. But that needs proof for it. Obviously, I'm not accusing a specific person that he is doing this. But you are saying it that is a practice. No, but that's where the issue is. मैं किसी के लिए ये नहीं कह सकता कि कागज फाड़े गए या जो है उसमें से कोई चीज आगे पीछे की गई है कि वो जज के पास नहीं पहुंची। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? Just to the core discussion is that to prolong the matters कि बहुत देखें उसको आप इस तरह से बयान नहीं कर सकते कि कागज फाड़े जा रहे हैं या जो है दबाया जा रहा है। दिस इज नॉट द वे। इसी चीज़ को हमने हाईलाइट किया ना, लेकिन किस तरीके से? इस तरीके से कि अदालती निज़ाम इन चीज़ों को हल नहीं कर पा रहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मालखानों में कभी आग नहीं लगी है? It happens. होती है ना। तो क्या उसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि इनमें से फलाने वकीलों ने, वहाँ तो आपकी चले लॉ फर्म्स नहीं है, तो क्या हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों के बारे में ये कहेंगे कि वो उन्होंने आग लगवाई है, उनको वहाँ से फ़ायदा हासिल होना था? देखे ना, बट वी कैन नॉट, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते ना किसी पे। हाँ, इंडिविजुअल पे नहीं लगा सकते। तो जो कहने का हमारा जो तर्ज होता है या जो कहने किसी इशू को उजागर करने का जो तरीका है वो यही होता है कि आप निज़ाम की बात करें कि निज़ाम बेहतर चल रहा है या नहीं चल रहा है। हर जगह पे मामलात होते हैं, हर जगह पे मसाइल होते हैं, लेकिन उस पे हम ये इस तरह कह नहीं सकते, क्योंकि अगर इस तरह से हम इल्ज़ाम तराशियों पे आ जाएं बग़ैर किसी का नाम लिए, बग़ैर किसी सबूत के, तो आप सोचें कि ये मामलात जो हैं फिर तो कभी भी हल नहीं हो सकते। उसी चीज़ को जिस तरह मैंने अपनी पिटिशन में कहा कि ये निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि अब ये लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर पा रहा है। Sir, और उसके स्टैटिस्टिक्स दिए गए। Your core argument in that case, I have studied that case, was about discrimination, and the court did not accept that whether it is a discriminatory act or not. So why did you think that it is something discrimination, some discriminatory act of having a jurisdiction centered, or जो हाई कोर्ट के पास jurisdiction है, it is a kind of act of
डिस्क्रिमिनेशन? व्हाई डिड यू थिंक दैट? ये कोर आर्ग्यूमेंट नहीं था, इट वाज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। और वो इसी तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि आप अपना मुद्दा बयान करते हैं कोर्ट के सामने बगैर किसी ऐसी बात किए कि जिससे कि निज़ाम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की, जहाँ तक बात है, डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव भी होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी एग्जिस्ट करती है। दैट इज़ फॉर दी कोर्ट टू डिसाइड कि इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन किस किस्म की और किस नौइयत की हो रही है। अगर चाह कि उन्होंने ये कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही, दैट्स फाइन, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वाकई ये निज़ाम जो है अब उस नौइयत का नहीं है कि जो इस वक्त लोगों को बर वक्त और सस्ता इंसाफ फराहम कर सकते हैं। हम ये बात कर सकते हैं कि जी हाई कोर्ट में जो एक लीगल सिस्टम को अप्रोच करने का जो एक मुआवजा है वो बहुत बहुत ऊपर था। बट द कोर, व्हाई आई एम सेइंग कोर, कि बिकॉज इट वाज टेकन फर्स्ट, द आर्गुमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि वो लिखा हुआ पहले था। जी, लिखा हुआ पहले था। इट वुड नॉट मेक इट कोर। ओके, इट वुड मेक इट वन ऑफ इट। इट इज वन ऑफ द आर्गुमेंट्स। क्योंकि आईनी, जब हम बात करते हैं आईनी हुकूक के बारे में, तो जब पहले उसकी जो आईनी हुकूक की अहमियत है उसके सामने बाकी सब चीज़ें छोटी होती हैं। आपने सर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे इसको चैलेंज किया था या नेगेटिव पे? नहीं, देखिए मेरा आर्ग्यूमेंट यही था। पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, मेरा आर्ग्यूमेंट नेगेटिव का ही था कि इससे जो है लोगों को इंसाफ फराहम नहीं हो रहा, और जो एक तबकाती जिसे कहते हैं कि बनता जा रहा था मज़ीद, क्योंकि जिसके पास अगर पैसे हों वो बड़े से बड़ा वकील कर ले और वो जो है अपना क्या नाम है जल्द से जल्द उसकी तरफ पहुंच सके। क्योंकि वैसे तो वकील क्या, हम इस बात को एग्री नहीं करेंगे कि जो क्लाइंट हमें फ़ीस देता है तो हम उसको किस तरह प्रायोरिटाइज करते हैं, और जो पैसे नहीं देता है उसको हम किस तरह प्रायोरिटाइज करते हैं। अगेन, कांट वी से दैट वी आर ऑन सेम पेज बट विद डिफरेंट टर्म्स? आप भी उसी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, शायद उस खुले अल्फाज में नहीं कर रहे, बट मैं कुछ खुले अल्फाज में कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आई डोंट हैव प्रूफ्स, बट अगेन द डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ द डिस्क्रिमिनेशन। सब पावर डिस्पैरिटीज़ हैं, कुछ के पास ज़्यादा इख्तियार है जिन्हें हम बड़े वकील कह देते हैं सम टाइम, या हो भी सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो बड़े नहीं हैं, जुरिस्टिकली भी वो बड़े हो सकते हैं, बट शायद वो अप्रोच वाइज जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो डिस्क्रिमिनेशन में वो शायद डोमिनेंट एंड पे हैं, और हम या एक आम लिटिगेंट वो सबसर्विएंट एंड पे है। देखें, जब आप वकालत करते हैं और आप रेगुलरली अपेयर होते हैं कोर्टों में, चाहे आप हो, मैं हूँ, या हमारा कोई भी दूसरा वकील दोस्त या भाई हो, तो ये चीज़ आप एक वक्त के बाद महसूस करेंगे कि एक प्रेफरेंस सीनियर होने की वजह से मिलती है। और इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं, मैंने कभी भी इस चीज़ को इस तरह न कहा है और ना ही इंशाल्लाह कहूँगा कि जिस चीज़ को मैंने न देखा हो या मैं साबित ना कर सका हूँ कि मैं किसी के बारे में कहूँ कि किसी ने किस तरह क्या किया या क्या नहीं किया। क्योंकि देखें, बहैसियत वकील, क्या अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे तो हमारे लिए जो कानूनी जो इम्प्लिकेशंस है वो ख़त्म हो जाएंगी, या जो कानूनी तरीके से साबित करने का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर हम सिर्फ इस तरह से बात करें कि ये निज़ाम सिर्फ इसलिए चल रहा था कि इसमें से लोग फ़ायदा ले रहे थे या लोग जो है कर रहे थे, तो उसके लिए हमने फिर स्ट्रगल की, और वो स्ट्रगल कानूनी स्ट्रगल थी। लेकिन अगर कि आप बकौल आपके कि आप कह रहे हैं कि जी उनको वो डोमिनेंट थे या उनके पास जो है जो भी आप बातें कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से होता तो ये केस का फ़ैसला फिर हमारे हक़ में तो नहीं आता। ये केस का फ़ैसला फिर ये रिजेक्शन की सूरत में आता, कि जहाँ पे हर दूसरा शख्स ये कहता था, जब हमने 2018 में फ़ाइल की थी उससे लेके 2023 तक कि ये स्टार्ट हुई थी ये बात कि ये इन लिमिनी डिसमिस होगी। बहरहाल इट वॉज नॉट डिसमिस्ड इन टर्म्स, बट यू डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, बिकॉज आखिरी पैरा अगर उसमें पढ़ें तो जैसा वो बहुत सारी लॉज एंड केस लॉज उनको डिस्कस करके नेचुरल जस्टिस एंड ऑल दैट आखिर पे यही कह देते हैं कि जनाब ये हमारे डोमेन में नहीं है, इसके लिए लेजिस्लेटिव स्टेप्स होने चाहिए, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर में जस्ट लुक इनटू इट, दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस। तो ऐसे ही होता है ना, और क्या होता है? एकेडमिक नहीं, तो ऐसे ही तो होता है, और क्या होता है? आपने अगर हाई कोर्ट में वकालत की है और आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं,
तो और क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी इसी तरह से ही होती है कि कोर्ट्स इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन वुड टेल या इन्फॉर्म द कोर्ट्स अबाउट देयर डिसीजन कि इट शुड बी लाइक दिस। वो हुआ। दूसरी बात कि जब माजी में अगर आपने इसकी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी हो इस इशू की, जब भी जुरिस्डिक्शन, क्योंकि जब ये 1.5 करोड़ थी तो 1.5 करोड़ और हमारे केस फाइल करने के बाद ये बीच में 6.5 करोड़ भी हुई थी, और 1.5 करोड़ से पहले ये 30 लाख थी। इसमें चेंजेस रही हैं, लेकिन इसमें हमेशा हाई कोर्ट ने इटसेल्फ उनको एक रिकमेंडेशन दी है कि अब आप इसको इतना कर दें, अब आप इसको इतना कर दें। और अब इन्होंने यही रिकमेंडेशन दी है कि दिस इज़ फॉर द लेजिस्लेटर टू डू द लेजिस्लेशन अपॉन। ये तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि लेजिस्लेशन कौन करेगा, लेजिस्लेटर ही करेगा ना। तो आप मुझे बताएं 1920 के बाद आज पहली दफ़ा ही क्यों लेजिस्लेशन हुई है? क्योंकि इस पर पहले भी लेजिस्लेशन ही हुई है। 2023 में जब 6.5 करोड़ की आपकी जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एनहांस की थी, वो किसने की थी? वो भी तो लेजिस्लेशन नहीं की थी ना। तो अब उन्होंने क्यों अबॉलिश कर दी? तो अब भी डिसीजन यही था। इसमें बार्स का क्या रोल था? बार्स क्या चाहती थी, या उन्होंने क्या अपने इनपुट दिया? वेदर के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट के पास है सिविल सूट्स में, वो नीचे जानी चाहिए या हाई कोर्ट के पास रहनी चाहिए? इस पे कराची बार एसोसिएशन, उस वक्त सेक्रेटरी थे अशफाक गिलाल, आई गेस अशफाक गिलाल साहब थे, और मलीर से उस वक्त थे शरफुद्दीन जमाली साहब थे सदर मलीर बार एसोसिएशन के, और अब्दुल हफीज़ बलोच साहब थे जनरल सेक्रेटरी। तो उन्होंने ये दो, पहले सबसे पहले मलीर से ये जवाब आया था सरप्राइजिंगली, जब जहाँ से वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो बट दे टुक इट वेरी पर्सनल, और उन्होंने बड़ा शुरुआत ही उन्होंने की थी कि पहला जवाब दाखिल हुआ था। फिर सिंध बार से भी आया, और कराची बार से भी जवाब आया था। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जवाब नहीं आ रहा था। दे वर कंटेस्टिंग इट एट दैट टाइम, दे वर कंटेस्टिंग इट, और दे वर ऑफ द व्यू कि भाई ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। एक हियरिंग पे मखदूम अली खान साहब आए थे टू कंटेस्ट दैट केस, और दीज आर ऑल फैक्चुअल थिंग्स कि दे आर ऑन रिकॉर्ड, कि उसमें उन्होंने जो है आर्ग्यूमेंट किए थे ऑन बिहाफ ऑफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। फिर टाइम चेंज हुआ, जो लोग मुखालिफ थे वो भी हामी हो गए। फिर आखिर में जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ही थी जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा था। आई थिंक उससे पहले वाली कैबिनेट थी, जिसमें मोहम्मद सलीम मंगरियो साहब प्रेसिडेंट थे, आमिर वड़ाइच जनरल सेक्रेटरी था, इमरान मिठानी ही वॉज जॉइंट सेक्रेटरी। तो इन्होंने फिर वहाँ पे जो है वो सबमिट कराया अपना, क्या नाम है। और सिचुएशन उस वक्त यही थी कि देवर ऑफ द व्यू कि अब यहाँ पे ये चलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिचुएशन देखें, कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आपको एक वक्त के बाद समझ में आती हैं। जब 2018 में फाइल हुई थी, आई कैन टेल यू लिटरली एवरीवन वाज सरप्राइज कि भाई ये आपने क्यों किया, कि यहाँ तो सब कुछ ठीक था। बट ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि वाकई यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इतनी स्मूथ और हारमोनियस नहीं है जितनी कि एज़ कम्पेयर टू नीचे होनी चाहिए। अभी भी आप देखें कि नीचे जब से ये केसेस गए हैं, और एक जो पेंडेंसी थी अननेसेसरी केसेस की, वो आपकी रिमूव होना शुरू हो गई है, और डिसीजंस आ रहे हैं। एटलीस्ट आपका एक फोरम तो एग्जॉस्ट हो रहा है। जहाँ जहाँ आप 15 से 20 साल तक बैठे हुए सिर्फ उम्मीद करते, 15 साल तक तो रिप्लाईज नहीं आते थे, सर्विसेज नहीं हो पा रही थी। कई सारे ऐसे केसेस भी हैं 15 साल तक। हाँ पड़े रहते हैं, क्योंकि अब इसमें 3 जजेस आपके काम कर रहे थे। अब 3 जजेस से आप कितने 25,000 4 इस वक्त, अगर मैं शायद एग्जैक्ट फिगर तो खैर किसी के पास नहीं होगा कि कराची की आबादी कितनी है, पर एक रफ जो एस्टिमेट चल रहा होता है वो यही कि 2.5 से 3 करोड़, या मेरे ख्याल में आजकल तो 4 करोड़ भी कहें तो गलत नहीं होगा। तो इतने लोगों के मुहित इलाके पे अभी 3 जजेस किस तरह काम कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये इन जजेस का भी विजडम था, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि उन्होंने अपनी इस ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया
और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, जो कि तारीख में भी याद रखा जाएगा कि कोर्ट्स शुड एक्ट इन अ वे कि जहाँ पे जो चीज़ गलत हो वो खुद भी उस चीज़ को तस्लीम करें। सर, आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी इन लॉ। आप कैसे लॉ में आए, स्कूलिंग कहाँ से है आपकी? वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर डबल LLB एज Yes. वेल बिफोर द पॉडकास्ट, ऑन Yes. कैमरा बेसिकली उससे पहले। सो आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी। I think it's not an extraordinary journey, बड़ी एक regular journey रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो I did my LLB from I did my bachelor's from Karachi University. Then I did my the same Karachi University जो इस वक्त बड़े चर्चों में, जस्टिस जहांगीर जस्टिस साहब, जहांगीर जी, बिल्कुल उनकी वजह से। आप उनके बैच के आसपास तो नहीं थे? सर कुछ पता नहीं है आजकल जो हालात हैं, वो क्या पता मुझे भी ले जाए उनके बैच के पास, लेकिन आई वाज नॉट इवन क्लोज टू दैट। और फिर उसके बाद जो है हमदर्द से मैंने LLB ग्रेजुएट की 2011 का मैं एनरोल्ड हूँ। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से मैंने दोबारा LLB की। फिर मैंने मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी से। उसके बाद मैं मैंने वकालत में आपसे हूँ। पहले भी ये क्वेश्चन किया था, ऑन रिकॉर्ड भी करना चाहूँगा, व्हाई LLB फॉर द सेकंड टाइम? यस, इट वाज के सिर्फ इसीलिए कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो कि क्या जो है वहाँ पे ऐसी कौन सी LLB है कि जिसकी वजह से गोरे तरक्की कर रहे हैं और हम नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से बहुत गोरे बनने के लिए वहाँ जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा मैं भी देख लूँ कि ये हो क्या रहा है। तो दैट वाज द ओनली थिंग कि टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर LLB एंड देयर LLB। सो दैट वाज द मेन पॉइंट। फिर 2016 से मैं यहाँ वकालत में वापस हूँ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मैं सुप्रीम कोर्ट एनरोल्ड हुआ हूँ। तो बाकी आपके साथ अब यहाँ बैठे हुए हैं। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आप समझते हैं कि वकालत पाकिस्तान में एक अच्छा सस्टेनेबल इनकम देने वाला प्रोफेशन या अ गुड सर्वाइवल दे सकने वाला प्रोफेशन है, लोगों को आना चाहिए या नहीं? देखें, अगर आप दिस इज नॉट ए वेरी एक्स्ट्रा जनरेटिंग इनकम काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, ये एक हकीकत है। इसमें आप अपने, जिसे कहते हैं, वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने शायद कहा था कि लोहे के चने, तो ये लोहे के चने चबाने वाली फील्ड है। बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फील्ड टू वर्क ऑन, और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह वकील सर्व कर रहे हैं इस मुश्किल माहौल में, ये दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू डील विद, और ये ख़ुद एक अल्लाह की सिफ्त में से अल वकील। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल अगर आप मेहनत करते रहें और ईमानदारी से अपनी फ़राइज़ को सरअंजाम दें, तो इस फील्ड में कोई ऐसी नामुमकिनियत नहीं जो आपको आपका नाम पैदा करने से रोक सके। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप के व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा, एंड जुरिस्डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जुरिस्डिक्शन के टॉपिक पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, दूसरे लॉयर्स कोलीग्स जो हैं आपके, उनके साथ शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।